कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? हम लोग कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 सीक्वेंस है कोई। मेन हमको ध्यान देना है कि हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 2022 में आया था। क्या आया था बेटा? कहता है कि द पेयर ऑफ लाइंस, क्या बेटा? पेयर ऑफ लाइंस represented by the linear equation 3x plus 2y equal to 7 and 4x plus 8y minus 11 equal to 0 are परपेंडिकुलर दोनों लाइनें हैं कि पैरेलल है आपस में, या इंटरसेक्टिंग है, या कोइंसाइडेंट है। ठीक है, तो नेचर हम देख रहे थे बेटा इनका। गिवन क्या है? गिवन लाइंस हैं, गिवन क्या बेटा? 3x प्लस 2y, 7 को इधर ले आते हैं, प्लस माइनस 7 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये हो गई। एंड क्या दे रखा है? एंड 4x प्लस 8y प्लस माइनस 11, ये होगा ना बेटा, इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन हो गई। अब देखो, सिंस 3/4 नॉट इक्वल टू 2/8, रिड्यूस करोगे तो 1/4 आएगा। नॉट इक्वल टू 1/4, देयरफॉर लाइंस आर, क्यों क्या होंगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो इंटरसेक्टिंग होती है। क्या होगी बेटा? इंटरसेक्टिंग। क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर आपको करना है। ऑप्शन आप डाल दो कि बेटा क्या, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हमारा सी हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे इसको, बोल्ड लेटर से लिख देंगे। दो तरीके का पेन रखना, ब्लू ही रखना। ठीक है, एक जेल हो, एक बॉल पेन हो, या एक स्केच पेन हो। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, थोड़ा इसको मोटा कर देना, ये चीज मोटी कर देना। ठीक है, आंसर नंबर और जो आंसर आप लिखते हो ये थोड़ा सा अलग हो जाए, कलर ब्लू ही रखना, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर कहता है 12 भी नोट कर लेना हम लोग बेटा। आंसर 12 क्या कहता है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3 हैज 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो इसमें यदि आप ग्राफ ड्रा कर लेते हो तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये x डैश है बेटा, ये y डैश है, और पहली लाइन क्या है? y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 कहां होगा बेटा? y इक्वल टू 2, तो 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, 2 यूनिट हो गई। तो ये लाइन जो होगी x एक्सिस के पैरेलल, और डिस्टेंस हमारी ये 2 है, तो ये हो गई y इक्वल टू 2। ये लाइन क्या हो गई? y इक्वल टू 2। और दूसरा कहता है, दूसरी लाइन क्या है बेटा? y इक्वल टू -3, तो ये 1 2 3। ये लाइन हो गई हमारी y इक्वल टू -3। क्यों? ये क्या बेटा? x के पैरेलल होगी ये y इक्वल टू 2। देखो, जो y इक्वल टू 2 है, यहाँ क्या होगा? x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 भी होगा। x एक्सिस कहें या हम y इक्वल टू 0 कहें। ठीक है, यहाँ y पूरे x एक्सिस पे y 0 है, और ऊपर 1 यूनिट गए, 2 यूनिट गए, तो y इक्वल टू 2 हो गया। ये लाइन जो है हमारी AB, ये क्या बता रही है? y इक्वल टू 2, और नीचे ओरिजिन से नीचे आए 3 यूनिट, 1 2 3, ये हो गया y इक्वल टू -3। ये पूरी लाइन पे मान लीजिए CD है, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -3। तो दोनों लाइनें x एक्सिस के पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इसमें नो सॉल्यूशन होगा। तो हल्का सा फिगर बनाए, 2 मिनट का ध्यान रखना, 2 मिनट की मर्यादा हमको बनाए रखनी है। ठीक है, 2 मिनट्स की लिमिट हमको बनाए रखी। क्यों? क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस समय की करते रहेंगे बेटा। समय के हिसाब से करेंगे बाबू इसको। तो क्या लिख रहे हैं? सिंस above given lines
are parallel, therefore no solution. नो सोल्यूशन है बेटा, नो सोल्यूशन। फिर कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया, नो सोल्यूशन वाला बेटा। ठीक है, ये नो सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा करेंगे? 13। क्या कर रहा है कि अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। बात पकड़ना बेटा, जो फादर है वो 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो अब यहां हम लेट कर लेते हैं फादर की एज और सन की एज। तो 2 वेरिएबल में बनाना है तो अलग अलग हम लेट कर लें। लेट प्रेजेंट एज हमेशा लेट करना है, प्रेजेंट। अब पूछ भी रहा होगा, कहता है द सम पूछ रहा है, सम ऑफ द प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर, and present age of father be y year। समय का ध्यान रखना है बेटा, y year। therefore according to question, जो फादर है 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, तो फादर कितना होगा? y। तो जो y है वो x का 3 टाइम है, मतलब x में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बच्चे की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फादर की एज आ जाती है बेटा। बस ये है इक्वेशन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x, y इधर ले चला जाओ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा। फिर अगली कंडीशन कहता है इन 12 ईयर टाइम्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब यहां से बात पकड़ना बेटा, इन 12 ईयर टाइम, इसका मतलब ये बताता कह रहा है कि 12 ईयर आफ्टर 12 ईयर कह रहा है, इन 12 ईयर टाइम, आज से 12 साल बाद। तो इन 12 ईयर टाइम एज ऑफ सन इक्वल टू x अपॉन 12 एंड एज ऑफ फादर इक्वल टू y अपॉन 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जो फादर की एज है कौन सी बेटा? y प्लस 12, और जो बच्चे की एज है, सन की एज है कितना? x प्लस 12। उसमें क्या रिलेशन है? क्या कह रहा है कि इन 12 ईयर टाइम ही विल बी, वो हो जाएगा ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। जो सन है, सन की एज का 2 टाइम ये हो जाएगा कि अपने सन का ट्वाइस हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। कब इक्वल हो जाएगी? आफ्टर 12 ईयर। ठीक है, तो ये बेटा वर्ड प्रॉब्लम है। इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं ये दिमाग में बिठाते हैं। चलो, हमने अलग अलग एज्यूम कर लिया, प्रेजेंट एज ऑफ सन x मान लिया और फादर की एज y मान लिया। कहता है जो फादर है अपने बच्चे की एज का 3 टाइम है, तो बच्चे की एज है, सन की एज है x, तो उसका 3 टाइम जाएगा 3x, y इक्वल टू 3x। अब इसको एक इक्वेशन का फॉर्म कर दे दिया, y इधर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ 0 बचा, 0 इक्वल टू 3x माइनस वाई। ये चीज हमने यहाँ लिख लिया। फिर कहता है 12 ईयर टाइम, इन 12 ईयर टाइम मतलब 12 साल के बाद। अब तो यहाँ लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करना बेटा। ये लिखा इन 12 ईयर टाइम, कहीं कहीं लिखा हो सकता है आफ्टर 12 ईयर। तो ये क्या है? ये बताता। अच्छा, यहाँ विल भी लिखा है, विल बी, इसका मतलब बाद की बात है कि हो जाएगा 12 साल बाद।
आफ्टर 12 ईयर ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अब यहाँ बात पकड़ना बेटा, जैसे आज आप कितने साल में, 14 ईयर्स के, आफ्टर 10 ईयर आप कितने जाएंगे, 14 प्लस 10। तो अभी ये जो है फादर है y ईयर का, आफ्टर 12 ईयर हो जाएगा y प्लस 12। अब बेटा है x ईयर का, आफ्टर 12 ईयर ये हो जाएगा x प्लस 12। अब कहता है जो 12 साल बाद जो है ये फादर अपने बच्चे की सन की एज का ट्वाइस हो जाएगा, तो हमने लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस 12। बस इतनी सी बात है बेटा। सॉल्व कर लेते हैं, r y प्लस 12 ये माइनस 2x माइनस का 24 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 24, 2x इधर हो जाएगा प्लस 24 होगा, इधर हमने ट्रांसफर कर दिया। थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर रहे हैं, क्यों, समय का भी ध्यान रखना है। माइनस 2x प्लस y, आई कितना हो जाएगा माइनस 24 और प्लस का 12, तो माइनस का 12 बचेगा, उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये 12 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हो गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन हो गई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दें, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहां लिख दो बाय एडिंग। ये तो क्या कर बेटा, माइनस 2x प्लस 3x बिल्कुल करके हो जाएगा, x बचेगा, x इक्वल टू 12। तो बच्चे की एज कितनी आ गई, 12 ईयर, ठीक है। अब बच्चे की एज 12 ईयर आ गई, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 3x, तो y इक्वल टू 3 इंटू 12 यानी हो जाएगा 36 ईयर्स। फिर पूछ क्या रहा है, कहता है कि the sum of the present ages of the father and the son, तो दोनों का सम कर लेंगे, सम ऑफ x प्लस वाई, क्यों, प्रेजेंट एज x है सम की और इसकी y है, तो x प्लस वाई हमसे पूछ रहा है, एक हिसाब से क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई, therefore x प्लस वाई ये 2 नंबर का होगा कम से कम। x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 36। अच्छा सेटिंग की बात है, हो सकता है एक ही नंबर में सेट किया हो, कोई बात नहीं, 6 2 8 2 48। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 48 दे रखा ना, दे रखा, बी वाला पार्ट हमारा सही हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 हो गया ना, 14 करना है हमको, ठीक है। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, बस इक्वेशन यदि आपने ठीक से फॉर्म कर ली, ठीक से प्रिपेयर कर लिया बेटा, तो फिर सॉल्व करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप बड़े प्यार से सॉल्व कर लोगे। बस इक्वेशन ठीक ठीक बननी चाहिए, जो कंडीशन है वो ठीक ठीक आप अप्लाई कर लो, बस। 14 क्या कह रहा है बेटा, ये कहता है कि इफ दिस गिवन है, क्या गिवन है, कहां है बेटा, ये 17x माइनस 19y इक्वल टू 1753। एक इक्वेशन तो ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 19x माइनस 17y इक्वल टू ये कितना है 55। पूछ क्या रहा है, क्या पता कर रहा है बेटा, x प्लस वाई कितना है, तो क्या x प्लस वाई पूछ रहा है। तो अब क्या करें, ठीक है, ये ऐसे देखो 2 तरीके हैं। हम लोग क्या करते हैं, x या y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, फिर प्लस या माइनस करके हम एक टर्म को, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें यदि हम 19 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 17,
तो x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, फिर माइनस कर देंगे तो कटेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं बेटा जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं ये बड़े हैं, तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक अपनाते हैं, इन दोनों का सम कर लेते हैं। तो 9 और 7 9 7 16 के 6 हाथ है 1 1 1 2 1 3 36x आया बेटा। ऐसे ही ये माइनस का आ जाएगा 9 7 16 और 1 1 2 1 3, ये 36y आ गया इक्वल टू ये कितना आएगा बेटा 5 3 8 और 5 5 10। हम देख रहे हैं इसमें 36 से डिवाइड हो सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 से डिवाइड कर लें तो x माइनस वाई इक्वल टू 36 में डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। ये क्वेश्चन थर्ड आ गई। अब देखो अब थोड़ा सा आसान हो गया। मान लो आपको x एलिमिनेट करना है तो इसमें यदि हम 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 17x माइनस 17y इक्वल टू 17 सीधा 51। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब ये आसान है थोड़ा, इसी में डायरेक्ट हम 17x माइनस 19y इक्वल टू 53 लिख देंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई। यहां लिख देंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे भाई बाय सब्सट्रैक्टिंग। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये बेटा माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये गया कट, ये प्लस का 19 बचा, क्या बचा बेटा प्लस का 19 और ये माइनस का 17, तो यहां प्लस का 2y बच गया और यहां बेटा माइनस का 2 बच गया 51 और 2 53, तो y इक्वल टू हो गया हमारा -1। y की वैल्यू हम थर्ड में रख दें तो क्या लिखें सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें रखोगे इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो x माइनस -1 इक्वल टू 3, तो x ये जगह +1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x इक्वल टू 2 आ गया। तो देयरफॉर x प्लस वाई पूछ रहा था ना, इक्वल टू 2 और प्लस -1, तो कितना आ जाएगा 2 में से बन जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आना चाहिए बेटा आंसर, x प्लस 1 की वैल्यू 1 आना चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, अब देखो अब x प्लस वाई की जगह पे हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 हम कहीं रख देते हैं, हम चेक कर लेते हैं। हम है बोर्ड के का एग्जाम दे रहे हैं, हमको आंसर नहीं पता तो हम चेक कर लेते हैं। 17 x की वैल्यू कितनी आई 2, 17 इंटू 2, फिर माइनस 19 और y की वैल्यू आई -1, तो ये हो जाएगा बेटा 34 प्लस 19, तो 9 4 13 के 3 हाथ आए 3 1 4 1 5 53। वेरी गुड, इसका मतलब जो भी सॉल्यूशन है आपका वो करेक्ट है। x की वैल्यू कितने आई है 2 और y की वैल्यू आई -1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 1। आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, आंसर 14 में हमारा 1, ये ए वाला पार्ट सही हो गया। तो यहां हम लिखेंगे ए, यही हमारा आंसर हो गया बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, ये 15 कंप्लीट हो गया, नहीं सॉरी 14 कंप्लीट हुआ, 15 हम और कर लेते हैं। क्या है, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता करना है। फाइंड विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, जब लाइनें क्या होती है पैरेलल होती है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो क्या लिखें, क्या गिवन है बेटा, गिवन x प्लस वाई -4 इक्वल टू 0, x प्लस वाई
-4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky -3 इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन, हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर नो सोल्यूशन का मतलब ये इनके कोफिशिएंट इक्वल है, 1/2 इक्वल टू 1/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, आर के इक्वल टू 2। वेरी गुड, ये तो बहुत छोटा था। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा? बी पार्ट आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 16 कर लेते हैं बेटा। कौन सा? 16। 16 क्या कर रहा है? कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है? देखो आंसर ही दे दिया बेटा, x इक्वल टू कितना? x की वैल्यू दे रखा -5 एंड y की वैल्यू कितनी दे रखी? 6 और सॉल्यूशन पूछ रहा है। अब देखो जब जो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वही होता है जो दो इक्वेशन है, दो लाइन है, उनको सॉल्व करें, जो x की वैल्यू आई, जो y की वैल्यू आई, वही सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी, सॉल्यूशन दे भी रहा है और पूछ भी रहा है। तो देखो कितना आसान है, बस सीधे सीधे लिखना है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इक्वल टू कितना बेटा? -5, 6। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ये पार्ट हमारा सही हो गया, ये आंसर हो गया। जो x की वैल्यू है ना बेटा, वो और जो y की वैल्यू, यही सॉल्यूशन है। मान लो ये कोई लाइन है, दो लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये। तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो x और y होता है वही सॉल्यूशन होता है। तो इसमें x इक्वल टू, इसको थोड़ा सा फील कर लेते हैं, क्या बेटा? इस क्वेश्चन को यदि आपको फील करना है तो कैसे करें? आंसर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आया कैसे? x डैश है, ये y डैश है, फिर क्या है? x की वैल्यू -5 है, x की वैल्यू -5 है। तो इधर आएगा ना बेटा 1 2 3 4 5। तो जो x की वैल्यू -5 है वो ये लाइन है बेटा। ये लाइन क्या बताता है? x इक्वल टू -5 और क्या है? y इक्वल टू 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये लाइन है y इक्वल टू 6। तो जो ये पॉइंट है, ये कैसे आया? ये आया जब इधर 5 यूनिट आया -5, ऊपर गए 6, ये क्या हो जाएगा? -5, 6। पास हो गया। तो सॉल्यूशन हमारा -5, 6 आएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्यों? ये x की वैल्यू, y की वैल्यू ही हमारा सॉल्यूशन है। यदि हमको फिल करना है तो ये x एक्सिस है, x o x डैश है, ये y o y डैश है। x इक्वल टू -5 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 यूनिट लिया, एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल लाइन डाल दिया y एक्सिस के। क्यों? इस लाइन पे कहीं भी आप चेक कर लोगे x इक्वल टू हमारा -5 आएगा। ऐसे ही y इक्वल टू 6 है, 1 y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 लिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया किसके? x एक्सिस के पैरेलल। तो देखो ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है? यहाँ। इस पॉइंट को पाने के लिए हम क्या करेंगे? x एक्सिस पे 5 यूनिट आएंगे लेफ्ट साइड में, तो -5 हो गया, ऊपर जाएंगे 6 यूनिट तो +6 हो गया। तो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का -5, 6। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, अब 16 क्या कह रहा है? क्या 16 कहाँ है? ये है 16। कहता है कि द सॉल्यूशन, क्या कहता है? द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों? यही तो किया था हमने। ये भी आ गया ना बेटा, ठीक है? तो 16 हो गया एक हिसाब से, 17 करना है। कौन सा करना है बेटा? 17। ये तो हो गया ना बेटा हमारा -5, 6।
यही आ गया था आंसर है। 17 करना क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पता करना, फॉर व्हिच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। देखो बेटा 17 क्या गिवन है, क्या बेटा क्या गिवन है, गिवन है 3x plus 5y minus 8 equal to 0, 3x plus 5y equal to 8, and kx plus 15y equal to 24 has इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है। देयरफॉर 3/k इक्वल टू 5/15 इक्वल टू -8/-24। इधर ले आएंगे ना तो ये -8 हो जाएगा c की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो ये 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ जाएगा, यहां से हम निकाल लेते हैं बेटा। फ्रॉम अबव ये r 5k इक्वल टू 15, तो k इक्वल टू 3, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 3 आ जाएगी बेटा। क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बेटा 3/k इक्वल टू 5/15 इक्वल टू -8/24। तो ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 3 × 5 15 है बेटा, यहाँ कितना है 15, 5k इक्वल टू 3 × 15, ठीक है। हाँ 5k इक्वल टू 3 × 15, तो k इक्वल टू 3 × 15/5, 5 × 5, 5 3 15, तो k इक्वल टू आ गया 9। ये हो गया बेटा, यही आपका आंसर आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट है आपका, ये बी पार्ट है, यही आपका आंसर हो गया। तो ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी ज्यादातर हम लोगों ने जो कोफिशिएंट हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इसमें आपस में रिलेशन बना करके ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो वो कौन सी लाइन हो जाती है, कौन सी लाइन हो जाती है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और वन सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। ये a1/a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या हो गया बेटा, वन सॉल्यूशन। और यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो क्या हो जाता है, तीन लाइनें पैरेलल हो जाती है, तो नो सॉल्यूशन। ये तीनों इक्वल है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो क्या हो जाती है बेटा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाती है, वो कोइंसाइडेंट लाइन हो जाती है। बस इसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। 17 तक किया है, 17 तक कम से कम 10 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसी प्रैक्टिस की है। तो इसमें आपका क्वेश्चन छूटने ना पावे बेटा, ठीक है। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, भी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। कंसिस्टेंट कब होते हैं बेटा, जब वन सॉल्यूशन हो या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो। जब कोई सॉल्यूशन ना हो तब इनकंसिस्टेंट हो गया। बस इतनी सी बात है, ये नोट कर लो, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट करो बेटा, ठीक बेटा। हम लोगों ने क्या नोट किया है, हमने नोट किया है 2021 में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। देखने में तो देखो बेटा ये बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमने पहले भी चर्चा किया है जो केस स्टडी के क्वेश्चंस होते हैं बेटा बहुत आसान होते हैं। बस उसमें दिक्कत क्या होती है कि हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम इतना मैटर कंसंट्रेट होकर के पढ़ते नहीं। ये हमने ठीक से इसको पढ़ लिया, ये इस सॉल्यूशन जो है इसी में छिपा हुआ था,
ठीक है, हमको अलग से कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस जरूरत क्या है, ठीक से कंसंट्रेट होकर के, मन लगा करके, एकाग्र होकर के पढ़ने की है बेटा। यदि इतना बढ़िया आप शांत मन से पढ़ेंगे उतना बढ़िया आप सोल्यूशन यहाँ दे पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या कहता है कि अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग। ठीक है, ही हैड वैरायटी ऑफ बुक्स इन हिज स्टोर। बहुत सारी बुक है उसके पास। ठीक है, किससे रिलेटेड है, फिक्शन, स्टोरीज एंड क्विज से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं। अब देखो यहां से थोड़ी सी काम की बात कह रहा है बेटा, समझना बेटा क्या कह रहा है। ही टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर 2 डेज। मान लो कोई बुक ले गया, 10 डेज के लिए ले गया, तो 2 डेज के लिए उसका फिक्स चार्ज है, इतना देना है। बाकी जो रिमेनिंग डेज हैं एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डेज। रिमेनिंग डेज के लिए अलग से चार्ज है, वो पर डे के हिसाब से। बात सुनना बेटा, ये यही थोड़ा सा समझने का। ही टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर 2 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट डे। सब्सिक्वेंट बाद में जो दिन है, जैसे मान लीजिए 10 डेज के लिए कोई बुक ले गया, उसमें 2 डे फिक्स है, फिक्स चार्ज है, इतना तो पड़ेगा ही। बाकी जो रिमेनिंग 8 डे हैं उसमें पर डे के हिसाब से देना है। ठीक है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर सब्सिक्वेंट। बात सुन पा रहे हो? अब देखो बेटा क्या कहता है कि अमृता पेड ₹22 फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर 6 डेज। 6 डेज के लिए ले गई है बेटा अमृता, तो क्या होगा, उसको कितना देना है, 22 देना है। इसका 2 डेज के लिए फिक्स चार्ज देना होगा और 4 डेज के लिए पर डे के हिसाब से देना होगा। ठीक है, व्हाइल राधिका पेड ₹16 फॉर कीपिंग द बुक फॉर 4 डेज। 4 डे के लिए ये ले गई, उसको कितना देना पड़ा, ₹16 देना पड़ा। ठीक है, अभी हम लोग लेट करते हैं, यही क्वेश्चन हमको केस स्टडी में ना होता तो हम लेट करते हैं कि लेट फिक्स चार्ज बी X एंड सब्सिक्वेंट चार्ज बी ₹Y पर डे। लेकिन ये देखो हमको लेट करना नहीं, इसने कह दिया कि एज्यूम कर लो, ये खुद कह रहा है एज्यूम दैट द फिक्स चार्ज बी ₹X। जो 2 दिन का चार्ज है वो ₹X है एंड एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से वो ₹Y है। ठीक है, बात सुन पाए? तो जैसे मान लीजिए 10 डेज के लिए कोई बुक ले गया है, तो 2 डे के लिए X रुपए फिक्स है, X रुपए पर डे नहीं बेटा, फिक्स चार्ज X रुपी है। देखो ध्यान देना बेटा, एज्यूम दैट द फिक्स चार्ज बी ₹X। फिक्स चार्ज X है एंड जो एडिशनल चार्ज है पर डे के हिसाब से Y है। तो इसमें 10 डे में ये X तो हो ही गया और 10 डे में 2 डेज निकल गए, जिसका X रुपए देना है। 2 डेज के लिए X रुपए देना है और जो 8 डे आया कह रहा है कि Y रुपीज पर डे, तो 1 डे का Y देना है, तो 8 डे का हो जाएगा 8Y। तो इतना देना है बेटा। तो इस तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। बात सुन पाए? कोई मान लो 20 दिन के लिए ले गया, कितने दिन के लिए गया, 20 डेज के लिए, तो 2 डेज के लिए तो X देना है, X देना है। बाकी जो मान लो 20 डे है, टोटल 20 डे बुक रखना चाह रहा है, तो 2 डेज के लिए ये 20 डे, 2 डेज के लिए बेटा X रुपीज और रिमेनिंग जो 80 डेज हैं 2 इसमें माइनस कर दो, तो जो 18 डेज हैं उसमें Y रुपीज पर डे के हिसाब से, 1 डे का Y तो 18 डे का 18Y, तो उसको कुल कितना देना पड़ेगा, X प्लस 18Y। बस इतनी सी बात है, इस क्वेश्चन का बेस ये है। बस इसी जानकारी के आधार पे कहता है कि बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर एनी 4। कोई 4 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ठीक है, एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। 5 पार्ट है, 1 2 3 4 एंड 5 में से कोई 4 देना है। कब आया था भाई, 21 में आया था ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अब हम लोग कर लेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया बेटा। क्या कि मान लो जितने भी दिन के लिए ले गया, मान लो 8 डे के लिए ले गया बुक, तो 2 डेज के लिए फिक्स हो गया X रुपए
बाकी जो 6 डे बचे हैं उसमें पर डे के हिसाब से y रुपीज पर डे, तो 6 डे के लिए 6y, तो x प्लस 6y देना पड़ेगा। बस यही इसका बेस है बेटा, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब क्या करें? कहता है बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करने बेटा, तो हमको तो सारे करने पड़ेंगे। क्यों? इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहा है? द सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय राधिका। अब देखो, वेरी गुड, राधिका कौन है? भाई राधिका पेड ₹16। कितना दे रही है बेटा राधिका? 16 रुपीज। और कितने दिन के लिए लगे थी? 4 डे के लिए। तो 4 डे में 4 डे के लिए लगे ना बेटा, तो 4 डे में 2 डे तो फिक्स चार्ज हो जाएगा। 2 डे फिक्स्ड है, 2 डे के लिए फिक्स्ड चार्ज है, और 2 डे के लिए पर डे के साथ है, तो यही है ना बेटा। तो फिक्स चार्ज कह रहा है x मान लो, और पर डे के हिसाब से y कह रहा है, क्या कह रहा है? y। तो 2 दिन बचे पर डे के हिसाब से, तो 1 डे का y है, तो 2 डे का 2y हो जाएगा, तो x प्लस 2y हो जाएगा। अब कितना देना पड़ा था उसको? 16, ये हो जाएगा बेटा 16। तो कौन सा आंसर सही है हमारा? x प्लस 2y इक्वल टू 16। वेरी गुड, ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। x प्लस 2y इक्वल टू 16, चाहे आप लिख सकते हो फॉर 2 डे x एंड रिमेनिंग 2 डे 2 into y टोटल x प्लस 2y। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, ये 1 पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कहता है द सिचुएशन अमाउंट बाय पेड अमृता। अमृता के लिए सिचुएशन क्या हो जाएगी? अमृता ने कितना दिया है बेटा? अमृता ने दिया है ₹22, तो कितना दिया है? 22, और 22 होना उसका कितना चाहिए? 6 डे ले गई ना बेटा, तो 2 डे के लिए तो x रुपीज, और रिमेनिंग जो 4 डे हैं तो पर डे के हिसाब से y, तो 4 डे के लिए 4y, तो x प्लस 4y देना चाहिए था, और दिया है इसमें 22। इसका मतलब x प्लस 4y जो है वो 22 के इक्वल है। x प्लस 4y है बेटा। हाँ, वेरी गुड, ये सी ऑप्शन आपका सही आ गया, सी ऑप्शन सही आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है? अच्छा, इसमें इक्वेशन नंबर क्या डालते जाओ बेटा। ठीक है, कॉपी में इक्वेशन नंबर डाल देना बेटा, ताकि ये आगे जरूरत पड़ेगी। इसको इक्वेशन 1 डाल देना। ये आंसर तो है बेटा, x प्लस 2y इक्वल टू 16। कौन सा ऑप्शन था? डी। ये आपका आंसर है, लेकिन ये इक्वेशन नंबर 1 भी डाल देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन था? x प्लस 4y इक्वल टू 22, डी ऑप्शन था ये भी। x प्लस y इक्वल टू डी 22, ये डी है। यहाँ कौन सा ऑप्शन था? x प्लस 2y इक्वल टू 16, यहाँ भी डी था। कोई बात नहीं, वेरी गुड है। x प्लस 2y 4 दिन के लिए गया था ना बेटा, तो 2 प्लस 2 2 दिन के लिए x रुपीज, और रिमेनिंग जो 2 दिन बचे तो 2y 16 हो गया, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। फिर यहाँ 6 दिन के लिए ले गए ना बेटे, 6 दिन के लिए हम ले गई, तो 2 प्लस 4 6 हो जाएगा इक्वल 22। दोनों के ऑप्शन डी सही है बेटा। फिर थर्ड पार्ट क्या कर रहा है? व्हाट आर फिक्स्ड चार्ज फॉर बुक? x पता करना है। क्या पता करना है? x। तो यहां लिख लेंगे, दोनों इक्वेशन लिख लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 16। इसके नीचे लिख लेते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 22, और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं बेटा। क्या लिखें यहां? सब्सट्रैक्टिंग। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये गया कट, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये हो जाएगा माइनस का 2y, यहां हो जाएगा माइनस का 6, तो 2y इक्वल टू क्या होता है? 6, तो y इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। तो जो पर डे का चार्ज है वो 3 आ गया। ठीक है, और y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देते हैं, फ्रॉम 1
फ्रॉम 1 x प्लस 2y इक्वल टू 16। तो x की जगह हमको क्या लिखना है, x निकालना है, प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू 16 माइनस 6, तो x इक्वल टू 16 में से 6 जाएगा 10। x हमारा 10 आ गया। तो फिक्स चार्ज हमारा कितना आ गया, फिक्स चार्ज आ गया, फिक्स चार्ज ₹10 आ गया। यही हमारा बेटा आंसर हो गया। क्या फिक्स चार्ज क्या हो गया, ₹10। फिक्स चार्ज कितना हो गया, 10। यही हमसे जानना चाह रहा था, व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज व्हाट इज फिक्स्ड चार्ज। बी ऑप्शन आपका सही हो गया बेटा। ये कौन सा ऑप्शन सही है, बी। ठीक है, व्हाट आर द एडिशनल चार्ज फॉर ईच सब्सिक्वेंट डे फॉर अ बुक। तो सब्सिक्वेंट डे का जो चार्ज निकाला था y, मानो y की वैल्यू हमने 3 निकाल लिया है, तो इसका भी आंसर हम डायरेक्ट लिख देंगे बेटा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है। तो जो हमारा कौन सा पार्ट है बेटा, थर्ड हो गया था, फोर्थ पार्ट इसको भी कर देते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट डे एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, एडिशनल चार्ज हो जाएगा ₹, कितना आया था हम लोगों का, 3 पर डे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3 है नहीं, हाँ वेरी गुड, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो फिक्स चार्ज हो गया ₹10 और पर डे के हिसाब से चार्ज हो गया ₹3। अब एक चीज और ये कह रहा है, इसकी भी मान लेते हैं बेटा। क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट है ये। क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, दोनों के द्वारा, इफ बोथ केप्ट द बुक फॉर 2 more days। तो ये कितने दिन के लिए रख रहा था बेटा, जो अमृता थी वो 6 डे के लिए रख रही थी। अब ये अमृता 8 डे, अमृता जो है अमृता 8 डेज के लिए बुक रखती है। तो 8 डे में x तो हो जाएगा पर डे 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज, और 6y हो जाएगा, 6y हो जाएगा किसके लिए, 6 डे के लिए। 2 दिन के लिए ₹x, और जो 6 डेज बचे हैं उसके लिए 6y। क्या कहता है, टोटल कह रहा है ना, टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ, दोनों के द्वारा। तो अमृता के द्वारा इतना देना पड़ेगा, प्लस और कौन है, राधिका कितने दिन रखेगी बुक, राधिका कितने दिन के लिए रख रही थी, 4 डे के लिए, अब रखेगी 6 डे। ठीक है, तो 6 डे में 2 दिन का तो हमको उसको ₹x देना पड़ेगा, बाकी जो 4 डे बचे हैं उसके लिए 4y देना पड़ेगा। क्यों, यही है ना बेटा, बस इतना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x कितना था हमारा, फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स चार्ज था ₹10। तो ये जगह 10 प्लस 6y आया है हमारा पर डे के हिसाब से कितना, ₹3 पर डे। तो 6 इंटू 3 प्लस ₹10 देना पड़ेगा 2 दिन के लिए, किसको, राधिका को, और 4 दिन के लिए देना पड़ेगा 4 इंटू 3, पर डे के हिसाब से 3 आया ना बेटा। अब सॉल्व कर लो, तो 10 10 20 20 हो गया, अब ये हो गया 18 प्लस 12, तो 20 और 18 12 30 हुआ ना बेटा। कितना आ गया, ₹50। कौन सा आ गया, कितना आ गया, 50। अब 50 कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन सही है।
तो वेरी गुड, आपने कर लिया। देखो इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस कंसंट्रेट होकर के पढ़ना था बेटा। बहुत लोग हैं कंसंट्रेट होकर के पढ़ते नहीं बेटा। यदि आपने कंसंट्रेट होकर के पढ़ लिया तो पूरे पैटर्न में जो सेक्शन सी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सबसे आसान होते हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स भी दे जाते हैं और आसान होते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो। ठीक है बेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, पीवाई क्यूज कर रहे हैं। पीवाई क्यूज में क्वेश्चन नंबर 19 हमने नोट किया है जो 21 में आया था। ठीक है, क्या कहता है बेटा, कहता है द वैल्यू ऑफ x एंड y सैटिस्फाइंग द टू इक्वेशंस इतना एंड इतना आर। वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू -1 2 होगी, y की वैल्यू, या x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4 होगी, या x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू -2 होगी। इसमें से हमको सेलेक्ट करना है। तो दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये कि x की वैल्यू 1 -1 और y की वैल्यू 2 इसमें रखो, सेटिस्फाई हो जाए, 34 आ जाए तो ठीक है। यदि थोड़ा सा लंबा दिखेगा, हम किसको किसको चेक करेंगे, तो हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, पहली इक्वेशन नोट कर ली है, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन नोट कर ली। अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके, इसी चैप्टर में पीवाई क्यूज में हमने कर लिया है। देखो इससे ये भी पता चलता है कि बेटा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम क्या करें, 32 है, यहाँ x है, यहाँ 33x है। तो कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमको या तो 33 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ 32 से करें पूरी इक्वेशन में। तो जो नंबर्स हैं बड़े 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 आएंगे, डिजिट थोड़ा सा बड़ी होगी, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा। तो इसके लिए हमने देखा कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम आ रहा है, तो ये पेपर की सेटिंग ही ऐसी होगी कि इन दोनों के सम को इन सबके सम से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखो बेटा हम क्या करें, कह रहे हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, ये जब इसको प्लस कर लेते हैं, 2 3 5 आया और 3 3 6 आया, 65x आया, ये भी यही आएगा। देखो 65y आ गया। अब जो ये आएगा ये 65 से डिविजिबल होगा, 415 और 3 3 से देखो 65 ही आ गया। क्वेश्चन की सेटिंग ही ऐसी होती है कि आप ऐसा कर सको। ठीक है, 65 से डिवाइड किया आपने तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ गया। अब देखो, अब हम इसको किसी इक्वेशन के हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यदि हम 32 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है बेटा, इक्वेशन 3 इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 32 से, ये क्या हो जाएगा, 32x प्लस 32y इक्वल टू 32। अब देखो थोड़ा सा आसान हो गया ना, इसको मान लो 4 और इसके नीचे 32x प्लस 33y इक्वल टू 34 लिख लेते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई। और यहां लिख देते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग, बाय सब्सट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि साइन चेंज करते हैं और प्लस कर देते हैं। क्यों, ये प्लस का है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, ये तो गया कट बेटा। अब माइनस का 33 है, प्लस का 32, तो माइनस का y बचा। अब माइनस का 34 प्लस का 32, तो माइनस का 2 बचा, तो y इक्वल टू 2 आ गया। अब y इक्वल टू 2 यहां भी है, y इक्वल टू 2 और तो कहीं है नहीं बेटा, a b c, तो यही आंसर हमारा आ जाएगा a वाला। ठीक है, बाई चांस हमारा 2 और कहीं नहीं है, तो अब हम और कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, हम ये लिख सकते हैं। लेकिन बाई चांस y इक्वल टू 2 यहां भी होता या कहीं और होता, तब हम क्या कर देते, हमको x भी निकालना पड़ता, तो x भी निकाल लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, यहां थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं, आप शॉर्ट में करोगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम 1 लिख दो, फ्रॉम 1 में क्या है, 32x प्लस 33 इंटू 2 इक्वल टू 34, यही है ना बेटा। और
32x इक्वल टू 34 है। इधर कितना आ जाएगा, 2 3 6, 2 3 से 66 माइनस हो जाएगा। माइनस 6 में से 4 जाएगा 2 और 6 में से 3 जाएगा 2। वेरी गुड। तो 32x इक्वल टू कितना आ गया, 32 है ना माइनस का, तो x इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2 कहाँ है क्या, यही है बेटा हमारा, -1 और 2, यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। वेरी गुड, यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 आपने कंप्लीट कर लिया। 20 कब आया था बेटा, 20 आया था, क्या मन से नहीं है, 20 कब आया था, फाइंड द वैल्यू आप किए हैं ना बेटा, 20 में पहले लाइन से ये कब आया था, यह था 21 में आया था, ये 20 जो है 21 में आया था। 20 जो है 2021 में आया था। क्या कह रहा है क्या बेटा, क्यों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 लाइन्स गिवन टू बी पैरेलल, ये पैरेलल हैं, कब, द इक्वेशन ऑफ 1 लाइन इतना एंड द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन। अब देखो कर लो बात भैया, हैं क्या कहता है कि 2 लाइनें पैरेलल हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया कि 2 लाइनें पैरेलल हैं और उसमें से एक लाइन ये है, तो दूसरी क्या हो सकती है, द सेकेंड, द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन कैन बी, कौन सी हो सकती है। अब देखो फार पैरेलल लाइन हम जानते हैं क्या, फार पैरेलल लाइंस, फार पैरेलल लाइंस A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2, ठीक है, C1 अपान C2 B कर लेते हैं, नॉट इक्वल टू C1 अपान C2, ठीक है। तो यहां C की वैल्यू क्या है, 5, और यहां 7 है, ठीक है। तो ये अब चेक कर लेते हैं, फ्रॉम A, या देखो क्या लिख लेते हैं बेटा, गिवन लाइन कौन सी है, गिवन लाइन क्या दे रखा है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, क्यों इक्वल टू 5, तो इसको -5 इक्वल टू 0, ठीक। तो अब इससे यदि हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद A, A क्या है, 9x प्लस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 3 अपान 9 और -2 अपान 8, तो ये क्या है बेटा, ये नॉट इक्वल है, क्या बेटा, और नॉट इक्वल टू ये भी बेटा -5 अपान -7, ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकती है, नो पैरेलल लाइंस। हम थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, आपको आसान से बहुत सारे चेक करना है, ठीक है। कंपेयरिंग हम डिटेल के हिसाब से कर रहे हैं, आपको बहुत शार्ट में चेक कर लेना है। यदि ये इसका रेशियो 3/9 -2/8 के इक्वल नहीं, ये 1/3 आएगा बेटा, 3 1 जा 3 3 3 जा, ये 1/4, तो 1/3 नॉट इक्वल टू -1/4, तो ये पैरेलल लाइन नहीं, पैरेलल लाइन कब होंगी, जब इक्वल होगा ये, और ये नॉट इक्वल होगा। कंपेयरिंग विद B, B क्या है, B नोट कर लेते हैं बेटा, -12x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इसको कंपेयर करोगे तो 3/-12 और -2
अपॉन -8 और -5 अपॉन -7। और इसकी सिचुएशन क्या बनेगी, 3 1 जा 3, 3 4 जा, दोनों माइनस में बेटा यहाँ -2 और -8, तो ये तो प्लस का आ जाएगा। ये क्या है, ये 1/4 आ गया, क्या आ गया 1/4, ये आ गया माइनस का 1/4 आया ना, और ये 1/4 प्लस का आया, और ये भी नॉट इक्वल टू है 5/7। तो ये भी क्या है, नो पैरेलल लाइन, नो पैरेलल लाइंस। कंपेयरिंग विथ सी, सी से यदि हम कंपेयर करें बेटा, कंपेयरिंग विथ सी, सी क्या है, इक्वेशन क्या है, -12x + 8y, -12x + 8y इक्वल टू 7, या -7 नहीं बनेगा, -7 इक्वल टू 0। अब यहां क्या बनेगा बेटा, यहाँ 3/-12, 3/-12, और यहाँ क्या है -2/8, और यह क्या है -5/-7। अब देखो ये तो हो जाएगा बेटा, 3 1 जा 3, 3 4 जा, और ये 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो ये क्या हो गया -1/4, ये -1/4 के इक्वल है और नॉट इक्वल 5/7। ये क्या है, इक्वल है। तो ये क्या है, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल, ये जो दो गिवन लाइन है ये पैरेलल्स हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो गया बेटा, ये सी हमारा ऑप्शन सही हो गया। क्यों, इनके जो कोएफिशिएंट का रेशियो है x और y का वो इक्वल है। ये 3 था, 3/-12, ये -1/4 आएगा, और -2/8 ये भी -1/4 आएगा, और 5/7 ये इक्वल नहीं है। तो सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, ये सी वाला पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सी कंडीशन से, कि ये लाइनें पैरेलल हैं। वेरी गुड, 20 आपने कर लिया। अब आपको कौन सा करना है, 21 करना है। क्यों, क्या करना है बेटा, 21 क्या कह रहा है, क्यों 21 कह रहा है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। तो देखो हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन हो तब हम न्यूमरेटर को ज्यूम कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को ज्यूम कर लेते हैं और फ्रैक्शन तैयार कर लेते हैं, फिर गिवन कंडीशन को इसमें अप्लाई करते हैं। तो क्या लिखें, लेट numerator be x and denominator be y, therefore fraction भी लिख लेते हैं, fraction इक्वल टू x/y। अब कंडीशन अप्लाई कर लो, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। बस लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम कराना x + y = 18, पहली इक्वेशन हो गई। एंड फिर क्या कहता है, इफ द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 2, डिनोमिनेटर कितना था y, तो इसमें y + 2 यदि हम कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3, इससे आप ये समझ लो कि रिड्यूसेस टू का मतलब होता है इक्वल टू 1/3, ये इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो 3x = y + 2, y से ट्रांसफर कर लो, 3x - y = 2, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इसमें इक्वेशन फर्स्ट लिख करके ऐड कर दो, x + y = 18, दोनों को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग। ये कितना हो जाएगा, y कैंसिल हो गया, 3x और x मिलकर 4x हो गया, 4x = 20, तो
तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 5 या 20 x इक्वल टू 5। ठीक है, अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कहां रखोगे, चलो फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट x यानी 5 प्लस y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 13, तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया 5/13। वेरी गुड, 5/13 यही आपका आंसर हो गया। इसको सेटिस्फाई कर लो। कहता है कि यदि हम 2 ऐड कर दें तो 13 में यदि हम 2 ऐड कर देते हैं तो 15 आ जाता है, तो 5/15 आ जाएगा 1/3। ये रिड्यूस्ड टू 1/3 है। ये कब आया था, 2021 में क्वेश्चन आया था बेटा। तो अभी तक जो हम पा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के जो क्वेश्चन है वो आसान है, क्या बेटा, वो आसान है और क्या बेटा, आते जरूर है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर है ये बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है। इसमें एक निश्चित पैटर्न पे आपको करना है। कौन सा हम लोग कर लिए थे, फ्रैक्शन वाला कर लिए थे, 21 हो गया था, 22 करना है। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैज नो सॉल्यूशन। गिवन लाइन है, गिवन क्या है बेटा, x प्लस 2y, पैरेलल लाइन को हो या नो सॉल्यूशन को, बात एक ही है। पैरेलल लाइन होगी तभी नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और नो सॉल्यूशन होगा तो समझ लो पैरेलल लाइन है। x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हो गई। और 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0, यही ना बेटा, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल टू 0। फॉर नो सॉल्यूशन, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/3 इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल टू -5/-15। ठीक है, क्या होता है, तो फ्रॉम अबव इतना पकड़ लेते हैं पहले, 1/3 इक्वल टू 2/k क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k इक्वल टू 6, ये हो गया। एंड 2/k इक्वल टू 1/3 नॉट इक्वल टू ना, तो k नॉट इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू क्या होगी, k इक्वल टू 6 एंड k नॉट इक्वल टू 6। ये आंसर आ गया बेटा आपका, क्या आ गया, k की वैल्यू कब, जब गिवन लाइंस पैरेलल है या गिवन लाइंस में नो सॉल्यूशन है, तो 22 हो गया। ठीक है, बस इस सेशन में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। आपको करने का मन हो, ज्यादा बैठने का मन हो, हम एक प्लेलिस्ट बना लेंगे, आप थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर के कर लेना, आप समय आपको देना पड़ेगा बेटा। 23 क्या कहता है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन व्हिच आर इंटरसेक्टिंग। कहता है x इक्वल टू a कोई लाइन है और y इक्वल टू b है कोई लाइन, इसको यदि हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं तो ये क्या दिखाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी जो इंटरसेक्ट करेगी a कामा b पे, या इंटरसेक्टिंग होगी और इंटरसेक्ट करेगी b कामा a पे, या कोइंसाइडेंट होगी जो इंटरसेक्ट करेगी नहीं सॉरी मतलब बहुत सारे उसके पॉइंट आएंगे, ठीक है, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा, या पैरेलल लाइन होगी कोई
कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। तो ये तो बेटा देखो ये एक निश्चित पैटर्न है बेटा, इसको ग्राफ बनाते हैं बेटा। तो देखो क्या कहता है कि x इक्वल टू ए, मान लो ये x वाई एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। कहता है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए मतलब हम कहाँ जाएंगे बेटा, RHS पे चलेंगे और कितने डिस्टेंस पे चलेंगे, मान लेते हैं ये डिस्टेंस a है, तो ये लाइन x इक्वल टू a होगी। ये याद रखना बेटा, ये बेसिक भी है चैप्टर का, क्या कि यदि x इक्वल टू a कोई लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं भी इस लाइन पे देखोगे तो जो एक्सिसा है, x पार्ट है वो a होगा। ये लाइन क्या हो गई, x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a जो है वो क्या होता है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है बेटा, ये याद रखना, इसके पैरेलल होती है y एक्सिस की, y एक्सिस की पैरेलल होती है और ओरिजिन से या y एक्सिस से a डिस्टेंस पे होती है। तो एक तो लाइन ये हो गई बेटा, दूसरी लाइन क्या कह रहा है कि y इक्वल टू b। अब जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन है y इक्वल टू b, मतलब हम यहां से b डिस्टेंस पे चलेंगे, y पे ओरिजिन से b चलना है, यदि प्लस में जाना है, यदि ऊपर जाना है, तो ये मान लो डिस्टेंस है, तो ये लाइन हो जाएगी हमारी, ये लाइन हो गई y इक्वल टू b। कब बेटा, जब ये डिस्टेंस हमारी b है। तो दो लाइनें हो गई, एक लाइन ये है AB और एक मान लेते हैं CD है, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू b, ठीक है। तो जो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया P। अब P पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो x एक्सिस पे a जाना है, फिर ऊपर की तरफ b जाना है। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, a कामा b। वेरी गुड, और कॉमन सेंस भी लगाना है बेटा, जब जो वैल्यू x की है वो एक्सिसा हो जाएगी, जो वैल्यू y की है वो ऑर्डिनेट हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है बेटा, y इक्वल टू p है तो ऑर्डिनेट हो गया, x इक्वल टू a है तो हमारा एक्सिसा हो गया। तो ये लाइन कैसी होगी, ये इंटरसेक्टिंग होगी एट a कामा p, देयरफॉर लाइन क्या हो गया, बस सीधे सीधे लिख दो इंटरसेक्टिंग। इतना फिगर बना दिया, मजे मजे हैं, एग्जाम में खुश हो जाएगा ऐसे यदि आपने कर दिया, इंटरसेक्टिंग एट a कामा p, बस यही आंसर हो गया बेटा। आज हम इस सेशन को ही विराम देते हैं। और बेटा यदि आपने हमारा चैनल ईमानदारी से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक बेटा, धन्यवाद।